नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त क्या कुछ खबरें चल रही हैं देश और दुनिया में, इनसे आपको रूबरू कराएंगे और सबसे पहले इसके लिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां। अंतिम चरण में 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साणंद में किया रोड शो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की असम के कोकराझार में चुनावी सभाएं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टयम में ठोक रहे हैं ताल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को होगा मतदान। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागी मिसाइल और ड्रोन, 14 इजरायली सैनिक घायल। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान के अल-रेक में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर किया हमला। और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 11वें दौर में विदित गुजराती को हराकर नेपोम नियाची शीर्ष पर पहुंचे। वहीं केरुआना के साथ ड्रॉ के बाद डी गुकेश दूसरे स्थान पर। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। कल देश भर की अगर हम बात करें तो यहां 102 सीटों पर मतदान होगा। आइए जानते हैं पहले चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सभी 2 सीटों पर, अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व में मतदान होगा। असम की अगर हम बात करें तो 5 सीटें हैं यहाँ पर, काजीरंगा, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट। जबकि बिहार की 4 सीटें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 6 सीटें हैं। इनमें खासतौर से अगर बात की जाए सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की हम बात करें तो 5 सीटें हैं। यहाँ रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, चंदपुर में होगा। जबकि मणिपुर की 2 सीटों पर, इनमें इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर शामिल हैं। मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ की भी 2 सीटें हैं, जिनमें शिलोंग और तुरा जो हैं यहाँ पर पहले चरण का मतदान होगा। वहीं राजस्थान की 12 सीटों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर इसमें शामिल हैं। ये तमाम लोकसभा सीटें जिन पर पहले चरण में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु की आपको बता दें 39 सीट जिन पर मत डाले जाएंगे। इसमें तिरुवल्लूर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई सेंट्रल, श्री पेरुम्बदूर, कांचीपुरम, अराकोनम, वेल्लोर समेत 39 सीटों पर मतदान होगा। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ की 8 सीट जिन पर मत डाले जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु की तमाम 39 जो सीट हैं उन पर जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम जो सीटें हैं वो आपको हम बताने कौन कौन सी ये तमाम सीटें हैं। नागपट्टनम, शिवगंगा, मदुरई, रामनाथपुरम, थुथुकुडी, तेनकासी, इन सभी जगहों पर जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। वहीं हरिद्वार की हम बात खासतौर से अगर की जाए तो उत्तराखंड की जो सीट हैं इस पर भी होगा। और ये तमाम वो सीट हैं जिन पर कहीं ना कहीं नज़र रहेगी क्योंकि पहले चरण का मतदान है। वहीं पश्चिम बंगाल की 3 सीट हैं, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, यहाँ भी जो मत हैं वो डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट पर यहाँ मतदान होगा, वो है बस्तर लोकसभा सीट। और इसी तरह जम्मू और कश्मीर की भी 1 सीट है, उधमपुर की, जहां पर पहले चरण के मतदान में वोट डाले जाएंगे। इसी तरह त्रिपुरा की 1 सीट, त्रिपुरा वेस्ट, जहां मतदान होगा। साथ ही अगर बात हम करें मिजोरम, अंडमान निकोबार की, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे।
और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं चेन्नई से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही विशाल बेरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नागपुर से शैलार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे चेन्नई का, बताएंगे आपको क्या स्थिति वहाँ पर चल रही है, खासतौर से अगर बात की जाए ऋषि, क्योंकि अभी तक जो तमाम 39 सीटें हैं वहाँ पर जो मतदान है वो कल होगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्व जिसका सभी को इंतज़ार रहता है और जो पहला चरण है उसमें हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जो है वो भी रहता है। साथ ही तैयारियों की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं और अब तो बिल्कुल अंतिम दौर। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग ने ख़ासतौर से जो तमिलनाडु में अगर हम देखें तो करीब 6 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिसमें कि 950 उम्मीदवार इन 39 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं जी। इस लिहाज से देखें तो प्रथम चरण में अगर सबसे अधिक मतदाता जो उम्मीदवार अगर हम देखें तो सबसे अधिक कहीं पर हैं तो वो तमिलनाडु में ही है। दूसरी एक और जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या भी तमिलनाडु में सबसे अधिक है। तो ये तो आंकड़ा हुआ कि कौन किसके सामने है, यानी कि वो 6 करोड़ वोटर है और करीब 950 जो उम्मीदवार हैं जी। अब इसमें जो चुनाव आयोग ने तैयारी की है, करीब 68,000 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसमें सबसे अधिक पोलिंग बूथ जो है वो चेन्नई में है, क्योंकि चेन्नई में 3 यहाँ पर इलाके हैं लोकसभा के, जिसमें कि चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण और चेन्नई सेंट्रल। तो इन 3 इलाकों में अगर हम देखें तो कुल मिला के जो शहर है उसमें सबसे अधिक जो मतदान केंद्र हैं वो तैयार किए गए जी। अब अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और जो भी संवेदनशील बूथ हैं उन सभी जगहों पर पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं और आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जिस तरीके से हमने हमेशा देखा है तमिलनाडु में परंपरागत तरीके से शांतिपूर्वक मतदान देखा गया है और इसी वजह से सभी 39 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है जो ये बताता है कि किस तरीके से राज्य के जो मतदाता हैं वो लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है वो एवरेज वोटर टर्नआउट से हमेशा आगे रहता है। पिछली बार 70% से अधिक, करीब 74% के आसपास से मतदान रहा था और इस बार निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर कमर कसी है कि इसको और आगे ले जाएं और इसी वजह से तमाम जो तकनीकी संसाधन हैं, स्वीप एक्टिविटीज़ हैं, उसके माध्यम से चुनाव आयोग ने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो चुनावी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी चुनाव के दौरान मतदाताओं से यही अपील करते हैं कि वो उन्हें वोट दें। तो ये इस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश की जा रही है और मतदाता खुद जबकि जागरूक है, ऐसे में परिणाम सुखद होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भागीदारी करते हैं। ये तमिलनाडु का इतिहास रहा है। जी बिल्कुल ऋषि, और आइए रुक करेंगे विशाल का भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर खासतौर से राजस्थान की जब हम बात करते हैं, जो ये सीटें हैं जहाँ पे पहले चरण में मतदान है, किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं? क्योंकि अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो पूरा जोर शोर से जमकर चुनाव प्रचार हुआ है और कोशिश एक ये भी रहती है कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए भी क्या कुछ खास तैयारी देखने को आई है वहाँ पर? देखिए मुकुल, अगर हम राजस्थान के 12 सीटों की बात करें जिसमें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण शामिल हैं, तो सभी तरह की तैयारियां जो चुनाव आयोग करता है वो पूरी कर ली गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो संवेदनशील वो पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। लेकिन पहले चरण की अगर हम बात करें तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण तो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है बीजेपी का। और जयपुर ग्रामीण में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो 2 बार के सांसद थे, उनकी जगह राव राजेंद्र सिंह जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं वसुंधरा राज्य सरकार में, उनको इस बार मौका दिया गया है। और उधर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट बदला है जयपुर ग्रामीण के अंदर। और अगर हम शहर की बात करें तो शहर में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को घोषित करने के बाद फिर उनको बदला और सिविल लाइन से विधानसभा चुनाव जो हरेंद्र प्रताप सिंह खाचरेवास, जो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत उनके भतीजे हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा के। और बीजेपी ने भी अपना सिटिंग एमपी बदल के 2 बार के सिटिंग एमपी बदल के उन्होंने मंजू शर्मा को मौका दिया है। तो अगर राजस्थान की बात करें और
प्रथम चरण की बात करें तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन सबकी निगाहें हैं नागौर सीट पे, क्योंकि नागौर सीट पे पिछली बार जो आरएलपी के फाउंडर चेयर प्रेसिडेंट हैं हनुमान बेनीवाल और एकमात्र एमपी है अपनी पार्टी से, उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने वहां पर कैंडिडेट बदलकर ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव नागौर से हार चुकी हैं, लेकिन इस बार सबकी निगाहें नागौर पर इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं नागौर से। अगर बीजेपी नागौर की सीट जीत लेती है तो बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को ठीक कर लेगी। पिछली बार 2019 में उन्होंने 24 सीटें जीती थी, जबकि नागौर सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हार गए थे। बीजेपी की निगाहें सभी 25 सीटों पर हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार अच्छी तैयारी का दावा कर रही है और पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी के कुछ इलाके हैं जिस पर कांग्रेस की खास नजर है। जी बिल्कुल, और खासतौर से ऋषभ, अगर जब हम बात करते हैं कि बीजेपी की तैयारियों की बात करें या कांग्रेस की, तो इस बार हमने देखा है कि कैसे जो दक्षिण का दुर्ग है उसको जीतने के लिए बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि जमकर चुनाव प्रचार हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो अब जो जनता है और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका जो रुझान है वो अब बदल रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिजाज जो है वो कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। ने जो रणनीति अपनाई है, एक तो वो किसी भी बड़े अलायंस यानी कि एआईएडीएमके के साथ वो काफ़ी साथ उनका रहा है और पहले भी मिलकर चुनाव लड़ा है, उनके साथ नहीं है। डीएमके के पास एक अलग अलायंस है जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस के साथ वो चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी नवरत्न फॉर्मूला उन्होंने कहा है हैं उनको वो पूरा करते हैं, उनको साथ में जी नवरत्न फॉर्मूला कहा है, तो 9 दलों के साथ वो एक विशेष रणनीति अपनाकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो कैंपेन है, जैसे कि आपने कहा, निश्चित तौर से बहुत उच्च स्तर पर कैंपेन को यहाँ पर अपनाया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन तीनों नेताओं ने यहाँ पर धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इसमें उन्होंने रोड शो किए, रैलियाँ की और पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण का जो पूरा तमिलनाडु का इलाका है उसे एक तरीके से मत दिया, जिसमें हर मतदाताओं के बीच में अपनी बात को रखने की पुरजोर कोशिश की गई जी। अब ऐसे में एक तीसरे विकल्प के रूप में वो आपने जैसे कहा कि जो युवा हैं उनको आकर्षित कर रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से जो अपील की है, जो हमने तमाम उनकी जनसभाओं में देखी है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे अपील की है और कहा है कि आप नए तमिलनाडु के लिए एक नए भविष्य को तय करने के लिए आप उन्हें वोट करें। तो एक रणनीति अपनाई गई और इसमें हमने एक चीज और देखी कि जो नया मतदाता है जी वो इसकी संख्या भी इस बार काफी बड़ी है। तो इसमें जो रणनीति है उसमें साफ तौर से जो यंग वोटर है उसको साथ लाने की है, साथ ही साथ जो महिला वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगी और अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है कल जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। और ख़ासतौर से महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं जिन पर चुनाव जो है उसके लिए मताधिकार होगा। फिलहाल विशाल बैरिस्टर और ऋषि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र का भी हम रुख करेंगे, बताएंगे आपको कि वहाँ किस तरीके से अगर बात की जाए नागपुर की, तो वहाँ से हमारे जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिशिर सैलार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग सीटें हैं, रामपेट की बात की जाए वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि हर एक सीट पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक दल ने अपने पूरे जोर शोर के साथ जो चुनाव प्रचार किया है, लेकिन उसका कितना असर जो है पड़ता नज़र आ रहा है, किस तरह की तैयारियाँ हैं ये जानेंगे। क्योंकि रामटेक की बात की जाए, नागपुर की बात की जाए, ये तमाम ऐसी सीटें जिन पर शुरुआती चरण में मतदान होगा कल। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं। गढ़चिरौली की बात की जाए, चंद्रपुर की हम बात करें, रामटेक है, नागपुर, ये खासतौर से 5 ऐसी सीटें। बिल्कुल, इस वक्त देखिए कुछ ही घंटों का समय बचा है जो प्रथम चरण का चुनाव है उसके लिए, और तैयारियों की अगर बात करें तो इस वक्त हम नागपुर शहर में है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पोलिंग ऑफिशियल्स है उनको इस वक्त वीवीपैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो ईवीएम्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो बाकी अन्य सामान है जो कि पोलिंग बूथ में लगता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चल रहा है। हालांकि जिसके बाद नागपुर की बात करें, तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशन नागपुर में है जी, जहाँ पर ये सभी पोलिंग ऑफिशियल्स जो है उनकी तैनाती की जाएगी, उसके लिए व्यवस्था भी की गई। अब यहाँ सभी जो पोलिंग ऑफिशियल्स है वो धीरे धीरे निकल कर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जा रहे हैं। नागपुर में इस बार अगर देखा जाए तो जो पिछली बार का मतदान प्रतिशत था वो कम था नेशनल एवरेज से, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उसके लिए अलग अलग कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो निर्वाचन अधिकारी है जो जिले की, उन्होंने कहा कि इस बार जो है थीम बेस्ड
पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए पोलिंग स्टेशन एक अलग से बनाया गया है, दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, महिला जो है कर्मचारियों का अलग पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनुभव होता है मतदान का, वो सुखद होने के लिए, मतदाताओं के लिए, उनको रिझाने के लिए कई सारी जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जहाँ तक बात करें इस बार जो है कॉन्टेस्ट की बात करें, खासतौर पर पॉलिटिकल चित्र की बात करें महाराष्ट्र में, तो इस बार काफ़ी अलग स्वरूप से जो है यहाँ पर इस वक्त चित्र दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि इंडिया अलायंस है, एनडीए अलायंस है, लेकिन इस बार जो है इंडिया अलायंस है, साथ ही साथ उनके सामने इंडिया अलायंस है, लेकिन जो पार्टीज है, चाहे फिर वो एनसीपी हो, चाहे फिर वो शिवसेना हो, अपने आप में उनके 2 पार्टियां हो चुकी है, 2 फाड़ हो चुके हैं। तो ये कॉन्टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नागपुर की बात करें तो नागपुर एक महत्वपूर्ण सीट होगी। स्वयं नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये काफी वीवीआईपी सीट मानी जाती है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने विकास ठाकरे, जो कि नागपुर के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उनको जो है टिकट दी है। तो ऐसे में उनकी जो ये कंटेस्ट है किस प्रकार से होगा देखा जाएगा। रामटेक की बात करें तो रामटेक में जो है एक रिजर्व कैटेगरी सीट है, SC/ST कैटेगरी सीट है। यहाँ पर जो शिवसेना गुट है उनको वो जगह मिली है। राजू पारवे जो है वो रामटेक से चुनाव लड़ेंगे। राजू पारवे इससे पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में अगर देखा जाए काफ़ी उनका गाढ़ा अनुभव राजनीति का रहा है, लेकिन इसके बाद वो शिंदे गुट में गए हैं। तो ऐसे में उनकी ताकत जो है वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ जो कंटेंडर थी रश्मि बर्वे, दरअसल उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं पाया गया, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार थी, और इसीलिए जो है उनको बात कर दिया गया। और उनके अब इस वक्त अगर देखा जाए उनके जो पति है, हालांकि उन्होंने भी एक डमी फॉर्म भरा था, तो अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये चंद्रपुर की बात करें, आपने गढ़चिरौली का जिक्र किया। गढ़चिरौली काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, खासतौर पर जो अंदरूनी इलाका है गढ़चिरौली का, सिरोंचा है, आलापल्ली है, ये जो इलाके हैं वो काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं। तो ऐसे में मतदान वहाँ पर किस प्रकार से ज़्यादा अच्छा हो, इस पर ध्यान देने की कोशिश जो है जिला प्रशासन ने की, और इसीलिए इस बार अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेली ड्रॉपिंग की जा रही है। इसका मतलब जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो ईवीएम से लेके जाएंगे, जो मशीन्स लेके जाएंगे, जो पोलिंग ऑफिशियल्स होंगे, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए उन पोलिंग बूथ पर उतारा जाएगा, वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। उसके साथ जब मतदान खत्म हो जाएगा तो सभी ऑफिशियल्स को जो हेलीकॉप्टर के जरिए फिर से वहां से वापस लाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था जो है गढ़चिरौली में की गई है। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान किस प्रकार से हो, इस पर जो है गढ़चिरौली में ध्यान दिया गया है। जी बिल्कुल शिशिर, और खासतौर से जब घोषणा की गई थी चुनाव की तारीखों की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारे अति संवेदनशील या संवेदनशील जो बूथ हैं, कोशिश हमारी यही रहेगी कि शांति और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा पूरी तरीके से, और तभी जो बेहतर तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हो पाए। और जैसे गढ़चिरौली की आप बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरह के जो क्षेत्र पड़ते हैं, उसके लिए भी पूरी तरीके से मुस्तैद है जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए। और लगातार जो अलग अलग दल हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि जो संवेदनशील बूथ हैं वहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाए चुनाव आयोग द्वारा। तो हम मान सकते हैं कि अब कल जब वोटिंग शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो कुछ टूटा हुआ नजर आएगा या नहीं, क्योंकि एक ये प्रयास ज़रूर रहता है कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही जो और वोटर्स हैं, जो और मतदाता हैं, वो मतदान करें, क्योंकि लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी रोचक अनुभव रहा है। अगर हम नागपुर की बात करें, नागपुर एक शहरी इलाका है। यहाँ पे अगर मतदान की बात करें तो नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है उनके जरिए कहा गया है कि तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा नए मतदाताओं को जो है रजिस्ट्रेशन किया गया है, क्योंकि वो भी इस पूरे मतदान प्रक्रिया में भाग ले सके और मतदाताओं की संख्या बढ़े नागपुर शहर में। इसलिए ये प्रयास नागपुर शहरी इलाकों में किए गए। वहीं अगर बात करें गढ़चिरौली की, गढ़चिरौली जिले की, तो वहां पर नेशनल एवरेज से ज्यादा मतदान होता है, मतलब 70% से भी ज्यादा मतदान गढ़चिरौली में देखा गया है। तो ऐसे में इस प्रकार की अगर व्यवस्था गढ़चिरौली में की जाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा इसकी वजह से कि इस बार जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है होम वोटिंग जो है वो शुरू करवाई गई थी। मतलब जो लोग जो बुजुर्ग है, 100 साल से भी ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए जो है इलेक्शन कमीशन घर जाकर जो है वो वोट करवा रहा है। हालांकि इसकी प्रक्रिया 3-4 दिन पहले ही शुरू हुई थी। और गढ़चिरौली का एक वाकया बताना चाहूंगा, जो कि गढ़चिरौली जो जिला कलेक्टर ऑफिस है उससे तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, काफी दूर दराज इलाका है, ये सिरोंचा का इलाका है। वहां पर एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति थी जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। उस एक व्यक्ति के लिए तकरीबन 50 से भी ज्यादा कमांडोज की टीम गई और पोलिंग ऑफिस
ऑफिशियल्स गए, उनके घर जाकर जो है मतदान किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था गढ़चिरौली और उसके आसपास के इलाकों में की गई है, क्योंकि एक भी उम्मीदवार ना छूटे। जो भी मतदाता है अगर उसको वोटिंग करनी है, किसी भी प्रयास अगर तरीके से अगर देखा जाए कोई दिक्कत सामने आ रही है तो उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए, इसका प्रयास जो पोलिंग ऑफिशियल्स द्वारा भी किया जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा भी किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी चुनाव आयोग ने जो कहा वो उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की अलग 5 सीटें जो हैं उन पे जब कल मत डाले जाएंगे, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे और क्या तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कल पहले चरण में कुल 8 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें आपको बता दें 76,23,000 पुरुष वोटर हैं तो 67,14,000 महिला वोटर भी शामिल हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं, बीजेपी की तरफ से एक प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है आइए देखते हैं। Naxalites are essentially martyrs and they raise question marks on the bravery of our security forces. मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको वो बयान सुनाना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत मंच से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनका वैसे तो वो सीरियल ऑफेंडर है, कंगना रनौत से लेकर मंडी के लोगों के अपमान तक, देवभूमि के अपमान तक उनका एक लंबा चरित्र रहा है, परंतु सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया और शब्दशः ये देखिए कि आतंकी मेरे भाईजान ये कैसे बनी कांग्रेस की पहचान। सुनिए। नहीं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। आपको पता है कि कल के ऑपरेशन में, जैसे गृह मंत्री जी ने भी बताया, लगभग 29 नक्सली आतंकवादी मारे गए। उसमें हमारे 3 या 4 जो सुरक्षा बल के हमारे वीर हैं उनको भी चोटें पहुंची। तो मरने वालों की तादाद में केवल नक्सली है और कोई सुरक्षा बल से कोई नहीं है। और ये वो नक्सली है जिन पर आप ही के समाचार चैनलों से पता चला है 25 लाख का इनाम है, किसी पे और कुछ इनाम है। किस प्रकार से उनके पास AK-47 इंसास और बड़ी बड़ी मशीन गन्स और राइफल्स थी, ये सारी चीज़ें भी बरामद हुई है। परंतु कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर हैं उनमें सड़क का गुंडा याद आता है? आपको याद होगा कि इसी कांग्रेस पार्टी ने इसी अधिकृत मंच से उनके अधिकृत नेताओं के द्वारा बिपिन रावत जी, जो देश के पहले CDS थे, उत्तराखंड और गढ़वाल की जान और शान माने जाते हैं, ऐसे बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहने का महापाप इस कांग्रेस पार्टी ने किया। इस कांग्रेस पार्टी ने सेना के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, परंतु नक्सलियों को यह शहीद मानती है। और यह सुप्रिया श्रीनेत का बयान कल आया है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने ना इस बयान का खंडन किया है, ना इससे अपने आप को दूर किया है। इसका मतलब यह केवल सुप्रिया श्रीनेत का नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, प्रियंका वाड्रा, पूरे कांग्रेस के परिवार का बयान है। और यह कोई एक लौता ऐसा बयान नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यही कमेंट्री नक्सलियों के विषय में जो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिल्ली से उतारा है, अर्थात कन्हैया कुमार, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि यही कन्हैया कुमार क्या कहते हैं नक्सलियों के विषय में और सुरक्षा बलों के विषय में। जरा ध्यान से सुनिए। तो शहजाद पूनावाला इस प्रेस वार्ता कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से जो कांग्रेस है वो जो नक्सली हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अपना जो जुड़ाव हो कैसे बताती है, उनको शहीद का दर्जा दे देती है, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनका जिक्र तक नहीं किया जाता।
और वहीं अगर खासतौर से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर भी कल जो पहले चरण का मतदान होना है, अलग अलग सीटों पर 102 सीटें हैं, करीब 21 राज्य, और इन अलग अलग राज्यों की खासतौर से अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 19 अप्रैल यानी कल मतदान होगा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। की ट्रेनिंग आपको दी गई है इसमें सर हमारी तीसरी ट्रेनिंग है। इस तीसरी ट्रेनिंग में इस समय हमें सामान मिल गया और हमारे यहाँ से रवानगी करनी है, जो हमारा तैनाती स्थल है। तो इस तैनाती पर रवानगी के लिए वैसे तो सब अरेंजमेंट बढ़िया है, लेकिन जैसे ट्रेनिंग ये दी गई सर, हमें सबसे पहले तो हमें जो सामान मिला, इन्हें यूँ कहा कि आप पहले चेक करो कि आपकी जो भी मशीन आपको मिली गई है वो आपके मध्य स्थल की है या नहीं है। उसके लिए उन्होंने हमें एक परफॉर्मा दे रखा था। उस परफॉर्मा के अनुसार हमने बैटरी की परसेंटेज चेक करी है, ठीक है नहीं है, जिस मध्य स्थल की है वो उसी के है नहीं है। फिर बैलेट यूनिट में उतने बटन हैं या नहीं है, आपके नोटा का बटन काम कर रहा नहीं कर रहा, वो सब बटन चेक करें हमने। मशीनों का मिलान कराया हमने। जैसे हमें जो मशीन मिली थी सर, उस मशीन में हमने 3 नंबर मिलाए, तो एक मशीन का नंबर अलग था, तो वो दोबारा जाकर उन्होंने मशीन चेंज करके हमें दूसरी मशीन दी है। तो वो सब ठीक करके हमने अपना सामान पैक कर लिया है। लेकिन इस बार हमें जैसे हमारी चक्रोता विधानसभा में लगी है, तो एक अतिरिक्त रिजर्व मशीन दी जा रही है कि अगर आपके कोई समस्या हो गई तो आप उसको उसी समय ठीक कर सकते हैं। परिषद ने बताया गया है कि सुबह जो है 1 घंटा पहले जो है 5:30 के आसपास हमको मॉक पोल करना है, और मॉक पोल करके हमको एजेंडों को संतुष्ट करना है कि इसमें जो बोर्ड पढ़ रहा है, जिसको दिया जा रहा है उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको हमने उनको मतलब क्लियर करना है, उनको संतुष्ट करना है, एजेंडों को मॉक पोल करना है। सुबह में 50 लगभग कम से कम मिनिमम जो है 50 बोर्ड उसमें हमको मॉक पोल के तौर पे डालने हैं। उसके बाद इसको दिखाना है कि सही मतदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे कैसे वोट पड़ेगा, कैसे कैसे कंडीशन आएगी, जैसे प्रॉक्सी वोट है, ईडीसी है, पोस्टल बैलेट है, इन सब के बारे में भरा है, कितने लिफाफे बनेंगे वो सब बताया, और इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे। वीवीपैट है, ये बैलेट यूनिट है, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और इसको जो है आपके कंट्रोल यूनिट के साथ वहाँ से बैलेट इशू करेंगे। यहाँ से जो वोटर वोट डालेगा, इसमें से पर्ची मिलेगी। पोल भी होता है, मॉक पोल सुबह 5:30 बजे से होगा, लगभग मतलब पोलिंग 7 बजे से, तो उससे 1.5 घंटा पहले 90 मिनट पहले होना शुरू होना है। तो इसमें 50 वोट कम से कम डलवानी है। 3 बार की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें हमें बताया गया है कि शुरू में हमें मॉक पोल कैसे कराना है, मशीन सील कैसे करानी है, अगर हमारी कभी मशीन ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कैसे चेंज करना है, हमें कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, इन सब की ट्रेनिंग हमें दी गई है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाना है, और इसको लेकर के व्यापक जो तैयारी है चुनाव आयोग द्वारा वो पूरी कर ली गई है। 19 अप्रैल का दिन है जब तमाम मतदाता जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन बोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, देहरादून। तो जाना आपने उत्तराखंड में किस तरीके से चुनाव की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके साथ साथ देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां पे किस तरह की तैयारी चल रही हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो चुनाव का कल पहला चरण है उसके लिए मतदान होगा, और वहीं जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना। मुरादाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ भी कल मतदान होगा। मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि 16 जोनल ऑफिसर लगातार निगरानी करेंगे। 929 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है। सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी पहुंच जाएंगी। हमारे पूरे 4 विधानसभाओं को 16 जोन व 138 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। सभी सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है। 16 जोनल ऑफिसर्स मजिस्ट्रेट हैं जो कि लगातार निगरानी करेंगे
पोलिंग पार्टी हमारी हम चूँकि हमारे 1728 बूथ हैं, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी पहुँचेंगी और 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। लगातार पर्यवेक्षण का निर्देश दिया गया है। 205 बूथ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल पाए गए थे, उन पर सीपीएमएफ की तैनाती की गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ की नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली सीट पर भी पहले चरण के तहत मतदान होगा कल, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। और मतदान से पहले यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया है कि पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। पहले चरण के मतदान के लिए 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। केंद्रीय बलों की कुल 87 कंपनियां चुनाव में लगाई गई हैं। फर्स्ट फेज में जो कल हमारी मतदान होने वाली है, उसमें कुल 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी गढ़चिरौली में। बाहर से हमें 40 सीएपीएफ की कंपनीज मिली हैं मतदान कराने के लिए। हमारी ऑलरेडी 47 कंपनीज इन सिटू डिप्लॉयड हैं, 30 सीआरपीएफ की कंपनी और 17 एसआरपीएफ की कंपनी। तो केंद्रीय बलों की कुल 87 टुकड़ियां हमारे पास मतदान कराने के लिए मौजूद रहेंगी। उसके अलावा 1,500 सुरक्षा बल हमें बाहर से मिले हैं, 1,500 होमगार्ड्स हमें बाहर से मिले हैं। कुल हमारी इंटरनल डिप्लॉयमेंट 11,000 लोगों की, तो ऑन ग्राउंड उस दिन 15,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट रहेगी। कुल 206 बूथ्स हैं जिसकी हम 2 दिन से हेलीट्रॉपिंग कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के 6 MI-17 के हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं इसमें मदद करने के लिए। तो ईवीएम और पोलिंग पार्टीज ऐसे 824 लोगों की हम उस संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी धोखा नहीं हो। इसके अलावा हमारी 130 ड्रोन्स की फ्लीट है गढ़चिरौली पुलिस की, जो आकाश से पूरे चप्पे चप्पे पे जहाँ पे भी चुनाव होंगे वहाँ पे उन पे नज़र रखे रखेगी। देखा आपने किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की जा रही है। और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ 4 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर खास नजर रखने के लिए चौकसी बरती जा रही है। गया के एसएसपी आशीष भारती ने डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में उम्मीद जताई है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। गया में नक्सलियों का बहुत आतंक हुआ करता था और चुनाव कार्य को भी वो खूब प्रभावित किया करते थे, लेकिन अब नक्सलियों पर नकेल कसी जा चुकी है। और अब जबकि आम चुनाव 2024 के लिए जिला प्रशासन पूरी तौर पर तैयार है, मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम ऐसे में एसएसपी गया आशीष भारती से बात कर रहे हैं। आशीष जी, क्या लगता है नक्सलियों पर नकेल कसने के बाद अब क्या लगता है, किस तरीके का नक्सलियों का कुछ इफेक्ट है यहाँ पर चुनाव के दौरान? वर्तमान में स्थिति में काफी सुधार आया है और विगत कई वर्षों से यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना नक्सलियों के द्वारा कारित नहीं की जा सकी है। हम लोग इस बार सारी तैयारी हम लोगों ने किया है। जो उनका निर्धारित स्थल है वहीं पे पोलिंग करा रहे हैं। ग्रामीणों में, वहाँ के नागरिकों में काफी उत्साह है। गाँव में ही वोटिंग होगा तो वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम लोगों ने सारी तैयारी की है। हम लोगों ने इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग भी किया है, जो हमारा झारखंड राज्य से के 4 जिलों से हमारा बॉर्डर मिलता है। और हम लोगों ने मॉक ड्रिल्स भी किया है। जमीन से लेकर आसमान तक आप नजर रखेंगे, क्या उसकी मुकम्मल तैयारियां हैं? इसके लिए सभी बूथ को कैटेगराइज किया है और उसके आधार पे वहां पे जितनी पुलिस पदाधिकारी और बल की आवश्यकता है उसको दिया है। अधिकतर जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं उसमें हमारे केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज के वहां पर जो यूनिट्स हैं वो रहेंगी और साथ में वहां पर सहयोग के लिए जो बिहार पुलिस के भी जो यूनिट्स हैं वो रहेंगे। और इसके अलावा हम लोग उस पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करके रखेंगे और हम लोग झारखंड के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए उस पूरे एरिया में एक अचूक सुरक्षा व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और साथ में जैसा कि आपने बताया, हम लोग जो एरियल मार्ग से भी सुरक्षा के लिए हम लोग ड्रोन्स का उपयोग करेंगे। और कुछ ये है कि कितने संवेदनशील बूथ हैं या अति संवेदनशील बूथ हैं जिस पर की विशेष तैयारी की गई है? हम लोगों ने काफी इसमें तैयारी किया है, लेकिन और सभी जो इस प्रकार के बूथ हैं उसको चिन्हित करके हम लोगों ने तैयारी किया है। आशीष भारती जो एसएसपी हैं गया के, उनका कहना है कि जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तौर पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन ललित के साथ गया बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
तो बिहार में किस तरीके से तैयारियां हैं उसका जायजा यहाँ हम ले रहे थे। बात अगर की जाए राजस्थान की, जहां 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उनमें से एक है बीकानेर। जी हाँ, लोकतंत्र के इस पावन पर्व की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया से बीकानेर में आए कलाकारों ने किन्नर योग साधिकाओं के साथ ध्यान से मतदान जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही इंडोनेशिया से आए पद्मश्री इंदिरा ऋषि और उनकी टीम ने रामायण का मंचन भी किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए भारत नहीं दुनिया भर से कई लोग यहाँ आए हैं और इन्हीं में से बाली के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ आकर न केवल ध्यान से मतदान की संकल्पना को साकार करने के लिए नाट्य के जरिए प्रस्तुति दे रहे हैं, बल्कि भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उसको वैश्विक जगत में प्रतिस्थापित करने का काम भी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके आयोजक से। नवीन जी, आपने जो ये शानदार कार्यक्रम किया, 7 समंदर पार से आप यहाँ आए, ध्यान से मतदान, क्या मकसद है इसका? ध्यान से मतदान का मकसद यही है कि लोग ध्यान की स्थिति में रह के मतदान करें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें ताकि वो देश के भविष्य के काम आ सके। आपके साथ कौन कौन से देश से कलाकार आए हैं और ये कलाकार क्या भूमिका निभा रहे हैं? मेरे साथ इंडोनेशिया से कलाकार आए हैं जिन्होंने रामायण का मंचन यहाँ पे किया है और उसमें से कुछ बाली से हैं, कुछ जावा से हैं। आपने किन्नर समुदाय को भी इसमें भागीदारी निभाने के लिए योग के जरिए ध्यान और ध्यान से मतदान, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? मेरा ये मानना है कि समाज में असमानता दूर हो। मैं चूंकि योगाचार्य हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं योग के द्वारा समाज में जो असमानता है उसको दूर करूँ। उसके अलावा एक कंसेप्ट ये भी था कि कथा आती है रामायण में कि किन्नर राम जी का 14 साल तक इंतजार करते रहे, तो मुझे लगा ये मंच अच्छा है जहाँ रामायण होगी और किन्नर एक साथ होंगे और उस चीज़ को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे साथ और एक शख्सियत मौजूद है जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत से बाहर भारत की संस्कृति को बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप क्या कहना चाहेंगे? I'm happy with this program. It's not just perform of art and perform of Ramayana as a drama, but how we are connection between people to people. इसका मुख्य मकसद ये है कि किसी भी पार्टी को वोट करें लेकिन ध्यान से मतदान करके कीजिए। हमारे किन्नर समुदाय ने आज आम जनता को योग के माध्यम से यही सिखाया कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, जब तक आपका शरीर शांत नहीं रहेगा, तब तक आपको सोच समझ नहीं करना। इसलिए ध्यान से मतदान कीजिए, चाहे किसी भी को कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए भारत सरकार, निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है। वहीं साथ ही साथ ये जो किन्नर समुदाय के लोग और दूसरे जो इंडोनेशिया और बाली से आए हुए प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने न केवल लोगों को जागरूक किया है बल्कि ध्यान से मतदान का मतलब है कि मतदान की महत्ता कितनी है, मतदान करके किस तरह लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, इसका एक शानदार संदेश देने का अनुकरणीय प्रयास भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। तो देखिए, अलग अलग माध्यम से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन कई ऐसे दुर्गम इलाके भी हैं जहां पर मुश्किलें बहुत होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र के इस चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, ये किसी महापर्व से कम नहीं है। इसलिए इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको निभाते हैं मतदान कर्मी। वो कोई कसर इसमें नहीं छोड़ रहे, भले ही चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल भरे क्यों ना हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आई है अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र से, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे मतदान कर्मी दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर कल मतदान होगा। चुनाव के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूरदराज के इलाकों में 529 मतदान दल भेजे गए हैं। वहीं मणिपुर में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए तैयारियां जारी हैं। इम्फाल पश्चिम के लामफेलेपत में डीसी कार्यालय में तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला चुनाव अधिकारी ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी मतदान केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी। From there, the vehicles have been all stationed and ready. By around 9, they will start moving out from their respective locations. Those vulnerable areas, we are having sufficient number of CAPF locations in those areas. In addition to that, we are putting all CCTV cameras, videography in the entire 538 polling stations.
वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अगर हम बात करें तो इसके लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीट, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, तो बिहार की 5 सीट और झारखंड और ओडिशा की 4-4 सीटें, जबकि जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम जो है वो कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण की हम बात करें तो नामांकन भरने का जो काम है वो आखिरी दिन पर है। वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का काम जो है वो भी अब तेज होता नजर आ रहा है। दरअसल सभी दलों में प्रचार की अगर बात की जाए तो सारे दल पूरी ताकत इसमें लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। यहां गांधीनगर और अहमदाबाद में सुबह से शाम तक उनके ताबड़तोड़ रोड शो हैं। अमित शाह ने अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद के APMC सर्कल के नल सरोवर चौक साणंद के बीच एक रोड शो से की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाजपा का चुनाव अभियान जोर शोर से जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज असम के कोकराझार में जनता से लगातार उनके संबोधित करेंगे और वोट की अपील भी करेंगे। नड्डा यहां एक प्रेस वार्ता करेंगे, साथ ही वो कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ में चुनावी सभा को आज संबोधित करेंगे। सीएम योगी मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। बुलंदशहर के झाझर में सीएम योगी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं जनपद हापुड़ के पुलखवा रामलीला मैदान में गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। इसके अलावा योगी किठौर विधानसभा क्षेत्र के सिसौली भी जाएंगे। वहीं चुनाव के मद्देनजर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। केरल की कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टयम में राहुल गांधी 3 चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पलक्कड़ में भी एक रैली को वो संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कोट्टयम में चुनावी रैली करेंगे। कोट्टयम से UDF गठबंधन के सहयोगी दल केरल कांग्रेस जे के प्रत्याशी के फ्रांसिस जॉर्ज प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थन में राहुल गांधी कोट्टयम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद रहे अशफाक करीम और प्रदेश उपाध्यक्ष वर्षिण पटेल के इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। झंझारपुर सीट से लड़ने को बेताब देवेंद्र की यह सीट राष्ट्रीय जनता दल ने VIP को दे दी है। तो 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरें बस इतनी ही। कुछ खबरें और भी हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। आइए। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से लगातार हिंसक घटना की जो खबरें हैं वो आती हैं। दरअसल रामनवमी पर एक बार फिर से यहां हिंसा की घटना हुई है। मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है।
रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की हिंसा की घटनाएं जो हैं शायद आम हो चली हैं, और जब इस तरीके से जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें इस तरह की खबर आना वाकई अपने आप में लोगों को आहत भी करती है, उनकी धार्मिक जो भावनाएं उनको आहत पहुँचाती है। किस तरीके से अभी जो पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई इसमें हुई है अभी? नहीं, देखिए ये पीड़ादायक है काफी, क्योंकि सब लोगों की तरफ से रामनवमी ठीक तरह से निकल जाए ये कोशिश हमने देखे हैं, लेकिन बार बार ये कई बार हमने चर्चा भी किया है कि जिस तरह से ममता बनर्जी उस्काने की काम कर रही हैं, जिस तरह से बयान दे रही हैं, जिस तरह से चुनाव प्रचार में उन्होंने हम और तुम की बात कह रही थी, इससे स्थिति काफी चुनौती भरा हो चुका था। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद आखिर तक ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, करीब सूरज ढलने वाले इस समय पे मुर्शिदाबाद की इस जगह पे ऐसा कुछ हो गया। थोड़ा बहुत पूर्व मेदिनीपुर में जहां एगड़ा बोल के एक जगह है, वहां पे भी इस तरह की घटना हो गए हैं। लेकिन ये कहना ठीक रहेगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो सुरक्षा बलों को वहां पे तैनात करके स्थिति काबू में लाने की कोशिश किया है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी जैसा होना, इस तरह के होना और काफी लोगों का घायल होना, ये काफी पीड़ादायक है। जी बिल्कुल प्रसेनजीत, कितने लोग घायल बताए गए हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मुर्शिदाबाद में काफी लोग घायल है, 10 से ऊपर लोग घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। और मैं इसके साथ बार बार पूर्व मेदिनीपुर की एगरा की का जो घटना है उसको भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि वहां पे भी 4 लोग घायल है और वहां के जो भाजपा उम्मीदवार है अग्निमित्र पॉल, उन्होंने भी इसके बारे में कई सारे बयान दिए हैं और सारे के सारे आरोप ममता बनर्जी के ऊपर है, तृणमूल के ऊपर नहीं है, ममता बनर्जी के ऊपर है। जिस तरह से सुकांत मजुमदार भी कह रहे थे कि उन्होंने जो भड़काऊ भाषण पिछले कई दिनों से दे रही थी, वो इसका नतीजा वो है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति शांत रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही कि जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति हो जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की, जहां यहाँ ज़िले में कल शाम एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, उसके बाद इसके साथ साथ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अनंतनाग की घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों का सहयोग किया जाना चाहिए। नहीं, दुखद बात है ये हुई है, तो इसमें प्रशासन को देखना है कि भाई ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए भी जो है आर्थिक सहयोग जो है लोगों को करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा बिहार के एक प्रवासी मजदूर की हत्या मामले पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने मुआवजा देने की मांग की है। के लिए तो मुआवजा सरकार को उठाना चाहिए, देखना चाहिए। उसके लिए जितना भी मतलब कि होगा काम, उसके लिए हम लोग भी आवाज उठाएंगे, बोलेंगे अपने तरफ से भी। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी देकर कोर्ट से मामले में आगे की जांच की मांग की, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। अदालत 26 अप्रैल को याचिका पर आदेश देगा। बृजभूषण ने इस अर्जी में कहा है कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के, अगर बात की जाए WFI दिल्ली ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। बृजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है। बृजभूषण के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने उस तारीख के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की कॉपी कोर्ट में जमा की है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की अर्जी का विरोध किया।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि चार्जशीट पर संज्ञान के बाद जब आरोप तय करने को लेकर बहस हुई थी तब ब्रजभूषण के वकील ने ये मामला कोर्ट में नहीं उठाया था। अब इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां एटा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ एटा में, और इस हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों सहित 2 अन्य व्यक्तियों की भी कुल 4 की डेथ हो गई। 5 में 3 की हालत बहुत ही ठीक है, लेकिन 2 को रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए सैफई। ये सभी लोग दिल्ली से मैनपुरी एक शादी में जा रहे थे। हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं और उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। धन्यवाद। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की भी। दरअसल देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और आइए अब देखते हैं खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई। खासतौर से अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है, और इसको देखते हुए देश और दुनिया की ज़्यादातर रेटिंग्स एजेंसियां और अर्थशास्त्रियों ने विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट एक जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8 से 8.3% रहने का अनुमान है। साथ ही उद्योग संगठन ने कहा है कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन के मुताबिक उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री एसवी शर्मा का कहना है कि देश में वृद्धि के लिहाज से बुनियाद मजबूत है। उन्होंने कहा कि 2035 के बाद वृद्धि दर उच्चतर से धीरे धीरे नीचे आएगी और औसतन ये अगले 23 साल 6.7% रहेगी। उद्योग संगठन ने रिपोर्ट में देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी दिए। उद्योग संगठन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की लागत को कम करने और फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप परिवेश को निरंतर सहयोग देने का आह्वान भी हुआ है। और इस रिपोर्ट में आपको बता दें, वैश्विक निर्यात बढ़ाने के लिए संभावित 75 उत्पादों पर ध्यान देने की बात कही गई है। और आइए रुक कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। खासतौर से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया है। इस हमले में 14 इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि 6 सैनिकों की हालत गंभीर है। इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले के मद्देनजर यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अलग अलग तरह की मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। मिडिल ईस्ट में होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय संघ ने ये निर्णय लिया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने बताया कि यूरोपीय संघ ईरान को अलग थलग करना चाहता है और शांति प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के साथ जुड़ना चाहता है। और बात खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार मिली थी, वहीं पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। अंक तालिका में पंजाब किंग्स 8वें और मुंबई इंडियंस 9वें स्थान पर है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें अब आप लगातार देख सकते हैं डीडी न्यूज़ पर इस नए रंग और रूप के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज़ है आपका विश्वास और ये आपको खबरें देता है पूरे भरोसे के साथ। डीडी न्यूज़ का मतलब भरोसा सच का।